Hello, everybody, and welcome to Today in Markets. India is a geographically gifted country, and it is high time हम उसका 100% यूज करें. और इसी वजह से गवर्नमेंट $8 billion स्पेंड करने को तैयार है टू इम्प्रूव इंडियाज शिपिंग पोर्ट्स इंडस्ट्री. और अ कपल ऑफ डेज अगो एनवीडिया और ओपन एआई ने एक शानदार डील की, और आज अलीबाबा एनवीडिया के रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर को यूज करके खुद को लेवल करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ एआई. In short, a lot of deals for NVIDIA is incoming. Let's talk more on that. Hi, this is your host CS Suhani Kataria, and let's begin. सोचो, भारत के पास 7,500 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है, बड़े बड़े पोर्ट्स है और एक बहुत पुरानी समुद्र हिस्ट्री भी है. फिर भी जब ग्लोबल शिप बिल्डिंग रैंकिंग देखते हैं तो इंडिया का नाम सिर्फ 16th पोजीशन पर आता है. मतलब पोटेंशियल है, लेकिन यूज अब तक प्रॉपर्ली टैप नहीं किया गया है. अब यहाँ एंट्री होती है एक मैसिव मैरीटाइम पैकेज की. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 69,725 करोड़ का इंसेंटिव प्लान है जो स्पेसिफिकली शिपिंग और पोर्ट सेक्टर के लिए डिजाइन किया गया है. ये पैकेज एक लार्जर 95,000 करोड़ आउटले का पार्ट है जिसमें रेलवेज, हाईवेज और एजुकेशन भी इंक्लूड है. लेकिन सबसे बड़ा फोकस ये है कि इंडिया को एक मैरीटाइम सुपर पावर बनाया जाए. टारगेट भी क्लियर है कि 2030 तक टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में एंट्री करनी है और 2047 तक टॉप 5 के रैंक में पहुंचना है. बट अब ये कैसे होगा? इसके पीछे 4 पिलर्स है. सबसे पहला पिलर है फाइनेंशियल असिस्टेंस. शिप बनाने के लिए शिपयार्ड्स को डायरेक्ट इंसेंटिव्स मिलेंगे. अगर शिप 100 करोड़ से कम का है तो 15% सब्सिडी, और अगर उससे ज्यादा बड़ा है तो 20% की, और अगर ग्रीन या हाइब्रिड है तो 25% सब्सिडी. साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट. मतलब अगर कोई शिप इंडिया में स्क्रैप होती है, उसके स्क्रैप वैल्यू का 40% क्रेडिट नोट मिलेगा जो आप यूज कर सकते हैं नया शिप बनाने में. यानी स्क्रैप से रिसाइकल होगा और उससे रीबिल्ड होगा. मतलब पूरा सर्कुलर इकोनॉमी चलेगा. पिलर नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. शिप बिल्डिंग बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसीलिए एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो 25,000 करोड़ का है वो बनाया जाएगा. इसमें 20,000 करोड़ एक इन्वेस्टमेंट फंड होगा और 5,000 करोड़ एक इंटरेस्ट सब्सिडी फंड होगा. मतलब आपको शिप बिल्डिंग लोन पर 3% का डायरेक्ट इंटरेस्ट डिस्काउंट मिलेगा. इससे सेक्टर को सस्ता फाइनेंस अवेलेबल होगा और प्रोजेक्ट्स ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनेंगे. पिलर नंबर 3 इज क्लस्टर डेवलपमेंट. अब इंडिया में बड़े बड़े शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स बनेंगे जैसे चाइना और साउथ कोरिया में होते हैं. इसके लिए 19,989 करोड़ का बजट रखा है. ये क्लस्टर्स R&D, टेक्नोलॉजी और शिप रिपेयर्स के हब बनाएंगे. साथ ही एक इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनेगा जिसमें इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्लेस किया जाएगा. टारगेट है कि इंडिया की कैपेसिटी 0.1 मिलियन जीटी से बढ़कर 4 मिलियन जीटी को हो जाए और फिर धीरे धीरे 8.2 मिलियन जीटी तक. एंड द लास्ट पिलर इज पॉलिसी एंड लीगल रिफॉर्म्स. शिप बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म और ग्लोबल बिजनेस है जिसमें डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमन होते हैं. गवर्नमेंट एक प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क बनाएगी ताकि इन्वेस्टर्स को एक प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिले. अब सोचिए इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा. इससे 30 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आएगा और इंडिया के पोर्ट्स में 250 मिलियन टन एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड होगी. साथ ही इंडिया के फ्लीट में 2,500 से ज्यादा नए शिप्स आएंगे. ये सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट नहीं होगा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक शील्ड बनेगा. अगर कल को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्राइसिस हो तो इंडिया के पास अपना शिपिंग कैपेसिटी होगा और अपने सप्लाई चेन्स सिक्योर करने की स्ट्रेंथ होगी जो आज थोड़ी गड़बड़ है. सिंपल शब्दों में ये पैकेज एक नया समुद्री चैप्टर लिखने के लिए बनाया है जहां एक तरफ जॉब्स और इन्वेस्टमेंट की बारिश हो और वहीं दूसरी तरफ इंडिया एक मैरीटाइम पावर हाउस बनकर अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिखाए. और आज की दूसरी न्यूज, एनवीडिया और ओपन आई की जोड़ी जो $100 बिलियन का पावर प्ले है. सोचो दुनिया का सबसे बड़ा शिप मेकर और एआई का सबसे बड़ा नाम एक साथ आ जाए, और वो भी $100 बिलियन का डील के लिए. यही हुआ है एनवीडिया और ओपन आई के बीच. एनवीडिया ने डिसाइड किया है कि वो ओपन एआई में $10 बिलियन सीधा इन्वेस्ट करेगा और बाकी पैसा ओपन आई वापस एनवीडिया के ही चिप्स खरीदने में लगाएगा. मतलब पैसा भी एनवीडिया का और चिप्स भी एनवीडिया के.
इस डील के थ्रू दोनों मिलकर 10 गीगावाट्स कंप्यूटिंग पावर डिप्लॉय करेंगे, जिसमें पहला गीगावाट 2026 के एंड तक आएगा, एनवीडिया के नए प्लेटफॉर्म वेरा रूबिन के थ्रू। ओपन एआई के लिए ये एक जैकपॉट है। फंडिंग भी फिक्स हो गई है और चिप्स का सप्लाई भी। और एनवीडिया के लिए तो गोल्ड माइन ही है, क्योंकि एआई के दौर में उसकी मोनोपोली और स्ट्रांग हो गई। लेकिन क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये एक मोनोपोली ट्रैप बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और अब एनवीडिया सब एक ही इकोसिस्टम में बंधे हुए हैं। अगर एआई एक विनर टेक्स ऑल गेम बन गया तो छोटे प्लेयर्स की एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। और ऊपर से ओपन एआई का कंट्रोल स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं है। सैम ऑल्टमैन अभी तक अपने नॉन प्रॉफिट और बिजनेस आर्म को प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं कर पाए। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर एक छोटे ग्रुप के हाथ में ही है। एंड द पार्ट 2 ऑफ दिस न्यूज इज दैट अलीबाबा, विच इज जियोपॉलिटिक्स के बीच एक स्मार्ट मूव खेल रहा है। चाइना का टेक जायंट अलीबाबा ने अपना फोकस एआई पर लगा लिया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बीजिंग ने अपनी बड़ी टेक कंपनीज को एनवीडिया चिप्स खरीदने से मना कर रखा है। तो अलीबाबा ने एक स्मार्ट जुगाड़ निकाला कि चिप्स डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन एनवीडिया का पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे। इससे अलीबाबा अपना ग्लोबल डेटा सेंटर्स एक्सपैंड करेगा इन ब्राजील, फ्रांस, नेदरलैंड्स, मेक्सिको, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया और दुबई ने नए सेंटर्स बनाने का प्लान है। मतलब एआई का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में अलीबाबा अपना फुटप्रिंट अग्रेसिवली बढ़ा रहा है। अलीबाबा खुद भी अपने एआई चिप्स बना रहा है जो एनवीडिया के H20 को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। एंड उसके साथ ही साथ उसका ऑल्टरनेटिव भी बना लिया है। सीईओ एडी ल्यू ने कहा है कि एआई की डिमांड हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, लेकिन एनवीडिया का फायदा यहाँ भी हो रहा है। चाहे डायरेक्ट चिप्स ना बेचे, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अलीबाबा के साथ चिपका ही हुआ है। इन बिगर पिक्चर एनवीडिया ग्लोबल एआई का किंग मेकर बन सकता है। ओपन एआई से लेकर अलीबाबा तक हर जगह उसका इन्फ्लुएंस है। और अलीबाबा एआई को अपना बिजनेस का कोर बनाने के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है, जियोपॉलिटिक्स के रूल्स स्मार्टली डॉज कर रहा है। एंड इसी दौर में एक बात क्लियर है कि एआई और सेमीकंडक्टर की रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि अलायंसेस, जियोपॉलिटिक्स और सर्वाइवल का खेल भी बन चुकी है। अब चलते हैं न्यूज क्लास सेक्शन की ओर, जहाँ पे हम देख सकते हैं विमेन्स लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन इन कॉर्पोरेट इंडिया रीचेस 20%, जिसमें फार्मा सेक्टर लीड्स। Women now hold 20% of leadership roles in corporate India, up to 13% in 2016, according to Avatar Group and Seramount's 2025 Best Companies for Women in India report. The pharma sector leads with 25 women at C-suite level, followed by global capability centers at 22%. Professional services sector had the highest workforce participation of 45% women employees, while IT-enabled services follows by 42%. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी न्यूज़ फ्लैश को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट मैप पे और देखते हैं आज का हीट मैप। वेल, लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे, बट जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज सिर्फ लूजर्स ही हैं। टॉप गेनर्स देख लेते हैं क्विकली एकदम, बिकॉज बहुत ही कम है। वेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज अप बाय 1.95%, एक्सिस बैंक इज अप बाय 0.66%, हिंडाल्को इज अप बाय 0.62% एंड हीरो मोटोकॉर्प इज अप बाय 1.47%। अगर लूजर्स की बात करते हैं, आज ट्रेंड is down by 3.15%. Power Grid Corporation of India is down by 3.03%. Tata Motors is down by 2.73%. TCS is down by 2.57%. And NTPC is down by 2.04%. These are the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं, तो as of 24 September 2025, FI ने फिर सेलिंग की of 2,425 करोड़, whereas DI ने बाइंग की of 1,211 करोड़। अगर MTF Insights की बात करें तो as of September 23, 2025, the industry MTF book stands at 98,219 करोड़, जिसमें 6,871 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 6,207 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए हैं। So the net book addition is of 664 करोड़। अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, ITC, एक्सिस बैंक, टाइटन एंड भारती एयरटेल। अब चलते हैं डन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो आज का कॉन्जिक्यूटिव 6th सेशन है जहाँ पे निफ्टी गिर ही रहा है, और आज तो निफ्टी 166 पॉइंट्स से नीचे है, विच इज़ अ वेरी बिग ड्रॉप। उसने फाइनली वो 25,000 वाला जो लेवल था उसे तोड़ के 24,890 पे क्लोज किया है। निफ्टी ओपन अराउंड 25,034, मेड अ हाई ऑफ 25,092, मेड अ लो ऑफ 24,878 एंड क्लोज्ड अराउंड 24,890। वो उसके 20 EMA और 50 EMA दोनों के नीचे ही बंद हुआ है।
24 आई थिंक ये वाला जो लेवल है 24,730 वाला लेवल थोड़ा सा क्रूशल है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि बेरिशनेस ही चल रहा है और उसका RSI भी गिर के हो चुका है 46। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी कॉन्जिक्यूटिवली 6th ट्रेडिंग सेशन में गिर चुका है। आज भी वो 555 पॉइंट्स से नीचे है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,574, made a high of 81,840, made a low of 81,092 and closed around 81,159। उसका भी RSI है 45 और वो भी उसके 50 MA और 20 MA के नीचे है। सारे इंडाइसेस आज रेड में ही बंद हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आज निफ्टी का गिरना या सेंसेक्स का गिरना। उसमें है निफ्टी रियल्टी विच इज़ डाउन बाय 1.65%, निफ्टी IT इज़ डाउन बाय 1.27%, निफ्टी ऑटो इज़ डाउन बाय 0.92%, निफ्टी फार्मा इज़ डाउन बाय 0.92% एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इज़ डाउन बाय 0.75%। That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Will India also participate in this in some manner? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.